वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की, जो बात करता है इंटरप्रिटेशन की। लेकिन इसको समझने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ABCD करके, और दूसरा तरीका है कि आपको टर्मिनोलॉजी को लेकर के समझना है। जैसे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जो दे रखा है 2 के H में। ये भी आपको ध्यान रखना है, H कैपिटल नहीं है, H स्मॉल है। सेक्शन 2 के H में कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तब इसने बोला एन एग्रीमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। अब सवाल आता है कैसा एग्रीमेंट है, कैसा एग्रीमेंट है विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट भी इसका मतलब दो तरह के हुए। एक तो होता है एनफोर्सेबल बाय लॉ और एक होता है नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। दो तरह के आपके यहां पर एग्रीमेंट हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो ये कैसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट। तो इसे वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। अब हमें यह समझना है कि एनफोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब हुआ और नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब हुआ। तो इस चीज को अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। अब हम आगे चलते हैं। अभी अभी हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट, विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब एग्रीमेंट क्या होता है, फिर एग्रीमेंट को समझेंगे। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन ईच अदर, दैट्स कॉल्ड एग्रीमेंट। प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, ये लो, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का क्या डेफिनेशन हुआ, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, दैट्स कॉल्ड एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस, तो इसका मतलब ये हुआ, अब प्रॉमिस को समझना है। प्रॉमिस क्या होता है, पर पहले एग्रीमेंट कहां डिफाइन है, अब आपको यह भी पता होना चाहिए 2 के ई में। अब हम देखते हैं प्रॉमिस क्या होता है। तो प्रॉमिस को समझेंगे 2 के बी में। और प्रॉमिस के लिए क्या लिखा गया है 2 के बी में, कि व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted it becomes promise. तो जब कोई प्रपोजल, जब किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। तब ये बन गया प्रॉमिस। तो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया अगर किसी व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को प्रपोज किया गया है उसने यदि आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है तो ये माना जाएगा आप दोनों के बीच में वचन बन गया, प्रॉमिस बन गया। तो ये हो गया प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन है तो बन गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यदि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो सकता है तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। अब बात आती है प्रपोजल कहां पर है। प्रपोजल दिया हुआ है 2 के ए में। प्रपोजल कहां गिवन है, 2 के ए में। अब ये समझिए आप कि प्रपोजल किसे कहते हैं। बहुत साधारण शब्दों में आप इस बात को समझ सकते हैं।
जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कहता है या कोई कार्य नहीं करने के लिए कहता है। मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे को ये कह रहा है कि भाई ये कर दो, मैं तुम्हें ये दूंगा, तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसकी बात को मान लिया जाए। फिर वह व्यक्ति जिसको प्रस्ताव किया गया है, यदि वो व्यक्ति उसकी हामी भर देता है तो ये माना जाएगा उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन अभी प्रपोजल को कहते हैं, प्रपोजल क्या कहता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा व्यक्त करता है, टू डू, कोई कार्य करने के लिए, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, किसी कार्य को नहीं करने के लिए। क्यों? विद ए व्यू टू, किस दृष्टि से? विद ए व्यू टू द ऑब्टेनिंग ऑफ द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेंसी, ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल। जब एक व्यक्ति किसी को किसी बात को करने या करने से प्रविरत का मतलब होता है नेगेटिव। किसी बात को करने, तुम ऐसा कर दो तो मैं ये दूंगा, तुम यदि मेरी गाड़ी खरीद लो तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तुम यदि ये पंखा लगा दो तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, से प्रविरत रहने की, कोई कार्य ना करने की। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। तो कोई कार्य करने के लिए या कोई कार्य नहीं करने के लिए अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है। क्या करता है? संज्ञापित, सिग्निफाइज करता है। अब ये जो वर्ड है ना सिग्निफाइज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब इस सिग्निफाइज वर्ड को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक आता है आपका ट्रेडिशनल लैंग्वेज को, अगर इस सिग्निफाइज वर्ड को ट्रेडिशनल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो सिग्निफाई का क्या मतलब है, और सिग्निफाई को अगर मॉडर्न लैंग्वेज में समझें तो इसका क्या मतलब है। यहां इंटरव्यू में, जुडिशियल एग्जाम के इंटरव्यू में कई बार ऐसा चीज पूछ ली जाती है। वो बोलते हैं कि यहां सिग्निफाई जो वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब क्या है। अच्छा, एक बार तो एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि ट्रेडिशनल लैंग्वेज में सिग्निफाई का क्या मतलब है। तो सिग्निफाई का मतलब होता है ट्रेडिशनल लैंग्वेज में, अगर हम बात करें, टू कम्युनिकेट, संसूचित करना। टू कम्युनिकेट, क्या कम्युनिकेट? अपनी बात को। किसको कम्युनिकेट करना? दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट करना। टू इंडिकेट, टू डिक्लेयर, दैट्स कॉल्ड सिग्निफाइज। तो एक बार एग्जाम में आया कि ट्रेडिशनल लैंग्वेज में सिग्निफाइज का क्या मतलब है, तो आपको ध्यान देना है टू कम्युनिकेट। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक व्यक्ति दूसरे को कम्युनिकेट करता है। विलिंगनेस टू डू, कोई कार्य करने के लिए रजामंद है या कोई कार्य नहीं करने के लिए रजामंदी है। विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि वह ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभी प्राप्त करे, उसकी अनुमति प्राप्त करे, तब वह प्रस्थापना करता है। ये कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? प्रस्थापना। इस वर्ड को याद रखना, हिंदी मीडियम में जो है, प्रस्थापना। प्रस्थापना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रपोजल। एक वर्ड और आप सुनते हैं, प्रस्ताव, वो बोले ऑफर। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर वर्ड नहीं है, वहां प्रपोजल मिलेगा, प्रोमिजर, प्रपोजल। ये ध्यान रखना है आपको। इंग्लिश लॉ में ऑफर मिलेगा, बात एक ही है, अंतर कुछ नहीं है, बस आपको इतना ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश करी। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ? 2H में दे रखा है, ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा करार जो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है। करार किसे कहते हैं? वचन व वचनों का समूह जिसमें एक दूसरे के लिए क्या है? प्रतिफल। अब यहां पे एक वर्ड आ गया, प्रतिफल, कंसीडरेशन, जो कहां डिफाइन है? 2 के D में। कंसीडरेशन वाले टॉपिक को हम लोग अलग से पढ़ेंगे।
क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ डेफिनेशन बता रखी है, अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल में ये सारी चीज़ें होंगी। प्रॉमिस क्या होता है? जब किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। व्हेन अ प्रपोजल एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जिस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दो लोग हैं। मिस्टर ए ने कहा कि मैं अपनी कार तुमको 5,000 रुपये में बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे? तो ए ने बी को क्या किया? ए ने बी को दिया प्रस्ताव। ए ने बी को क्या किया? ए ने बी को प्रपोजल किया। तो ए ने बी को प्रपोजल किया। प्रपोज किस बात का कर रहा है? अपनी कार बेचना चाहता है बी को। कितने में? 5,000 में। तो ए ने कहा कि मैं अपनी कार तुम्हें 5,000 रुपये में बेचना चाहता हूं, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? अब टू ए को देखो। व्हेन वन पर्सन यानी कि ए सिग्निफाइज टू अनदर, किसको? बी को, हिज विलिंगनेस, कार को बेचना चाहता है, टू डू, खरीदना चाहता है, उसको खरीदवाना चाहता है, बेचना चाहता है, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट। वो बी को ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि वो ये दृष्टि से कह रहा है, वो ये चाहता है कि बी उसकी बात को हाँ करे। ए उसे बेचना चाहता है और वो चाहता है कि बी ये बोले, यस आई एम रेडी टू परचेज इट। तो ए ने क्या किया? ए ने प्रपोजल किया। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अभी आपको ये बात नहीं मालूम कि बी ने क्या जवाब दिया है, अभी सिर्फ आपको ये मालूम है कि ए ने क्या कहा है। तो ए ने जो बोला है वो क्या है? टू का ए, प्रपोजल। ठीक है, 5,000 रुपये के अंदर वो ये अपनी कार बेच रहा है बी को। तो बी ने बोला यस, बी ने कहा यस आई एम रेडी टू परचेज इट। तो बी ने क्या कर दिया? बी ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया। तो जब बी ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी कह रहा है कि यस आई एम रेडी टू पे 5,000 रुपीज टू यू इन विद अ कार, इन रिटर्न ऑफ कार। यानी कि 5,000 के बदले में कार, और ए को क्या मिल रहा है? कार के बदले में 5,000। तो बदले में जो मिलता है उसे कहते हैं कंसीडरेशन। के बदले में समथिंग इन रिटर्न। और इसको लैटिन मैक्सिम एग्जाम में कई बार आया हुआ है, क्विड प्रो क्यो, ये हो गया। तो क्विड प्रो क्यो का क्या मतलब है? समथिंग इन रिटर्न, के बदले में। तो अब आप ये बताइए जल्दी से कि ए और बी के बीच में जो बात हो रही है उसके अंदर कंसीडरेशन क्या है? बोले भैया 5,000 कार। तो ए के लिए कंसीडरेशन क्या है? 5,000, और बी के लिए कंसीडरेशन क्या बना? कार। ए बी को क्या दे रहा है? कार। बी ए को क्या दे रहा है? 5,000 रुपये। तो इसे बोलते हैं कंसीडरेशन। प्रपोजल, और ये हो गया इसका एक्सेप्टेंस। तो जैसे इसने प्रपोजल दिया उसने एक्सेप्ट किया, तो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। क्या बन गया? प्रॉमिस। प्रपोजल हुआ है, हाँ, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ कर लिया, तो प्रॉमिस बन गया। अच्छा, उसके साथ कंसीडरेशन है क्या? हाँ है। अच्छा, कंसीडरेशन है, हाँ, तो फिर ये बन गया एग्रीमेंट। तो ये बन गया एग्रीमेंट। अब हमें ये देखना है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है क्या ये एनफोर्सेबल बाय लॉ हो सकता है या नहीं, बस इसको देखना है। अब कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं, इसको कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले कार किसकी है? ए की। इसका मालिक कौन है? ए। अगर ए ने ये कार चुरा के लाया है
अगर ए इस कार को चुरा के लाया है और बी को बेच रहा है तो फिर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। नहीं, ये तो गलत बात है। एक इसका मालिक है, बिल्कुल सही है, एंटाइटल है ऑब्वियसली, और बी इसको 5,000 रुपये दे रहा है। सर एक बात ये भी तो हो सकती है ना कि कार की तो 2-2 लाख रुपए की होती है, 5 लाख की होती है, 5,000 में कोई कार देता है। तो यहाँ पर ध्यान से सुन लो, किसकी कार है? ए की, तो किसकी चलेगी? ए की चलेगी। वो उस कार को 5,000 में बेचे, चाहे वो उस कार को 5 लाख में बेचे, उसकी मर्जी। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, ये जो कंसीडरेशन होता है, ये कंसीडरेशन होना चाहिए। मस्ट बी कंसीडरेशन फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी कंसीडरेशन। वैध संविदा के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। इट इज नॉट important, it is not essential that the consideration must be adequate. ये आवश्यक नहीं है कि प्रतिफल पर्याप्त मात्रा में हो। लॉ ये नहीं कहता। लॉ ने कहा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी है। कंसीडरेशन कितना होना चाहिए ये नहीं है इंपॉर्टेंट। कार उसकी है, उसकी मर्जी कितने में भी दे। 50 लाख का घर है, 50 लाख की गाड़ी है, हम आपको 5 रुपए में दे रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? सर फर्क तो पड़ता है कहीं ना कहीं। सर शक लगता है, सर ऐसा लगता है जैसे कि ये 5 लाख की गाड़ी है, 10,000 रुपये में दे रहा है, कहीं चुरा के तो नहीं लाया। हाँ बिल्कुल सही कहा। अब आपको शक हुआ कि कहीं चोरी का माल तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आप पूरी जांच पड़ताल करो कि क्या ये वास्तव में इसका ऑनर है इसके पास ऐसा कागज वागज है कोई, तभी आपको खरीदना है। क्योंकि कंसीडरेशन होना चाहिए, कंसीडरेशन की एडिक्वेसी को चेक नहीं कर। कंसीडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन कंसीडरेशन की एडिक्वेसी चेक की जाती है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कंसीडरेशन एडिक्वेट है या नहीं। ये वाली बात कोर्ट कब मद्देनजर रखती है, ये वाली बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहां पे अब हमें यह समझ में आ गया एग्रीमेंट है और एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो अब फाइनली बोल रहे हैं ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ए ने बी को कहा मैं तुम्हें चांद ला के दूंगा 200 रुपए में। अब ये देखिए, बी ने कहा ओके आई एम रेडी टू परचेज चांद फॉर ₹200। तो ए ने बी को क्या किया? प्रस्ताव किया, प्रपोजल किया। बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ कर लिया। तो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। अच्छा इनके बीच में कंसिडरेशन है क्या? हाँ है, 200 रुपए, और वो बदले में क्या दे रहा है? चांद। ठीक है, कंसिडरेशन है, तो ये एग्रीमेंट हो गया। अब ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्या, इसको देखेंगे। तो इसको देखने के लिए जानना जरूरी है एग्रीमेंट क्या एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अब आप बताइए, क्या कोई चांद ला करके दे सकता है किसी को? नहीं सर, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस एग्रीमेंट जरूर हुआ, लेकिन ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। मान लीजिए ए बी को चांद ला के नहीं देता है, बी कोर्ट में चला जाता है और जाके बोलता है जज साहब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। जज बोलेंगे चुप हो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या नहीं हुआ था ये मैं चेक करूंगा। चलो बताओ क्या प्रपोजल मिला? कि ए ने कहा था कि मैं चांद दूंगा 200 रुपये में। ये तो प्रपोजल हुआ। फिर तुमने क्या किया? मैंने कहा कि मैं खरीदने को तैयार हूँ, मैंने 200 रुपये दे भी दिए। ये एक्सेप्टेंस हो गया, यानी कि प्रॉमिस हो गया। और कंसीडरेशन की भी बात रखी गई है, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ।
लेकिन ये एग्रीमेंट एनफोर्सड बाय लॉ नहीं है, क्योंकि ऐसा काम किया ही नहीं जा सकता। कोई कहे कि मैं मरे हुए को जिंदा कर दूं, 500 रुपये लगेंगे, तो क्या कोई व्यक्ति मरे हुए को जिंदा कर देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये चीजें बताती हैं कि ये वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एग्रीमेंट दो तरह का होता है, एक होता है एनफोर्सेबल बाय लॉ और एक होता है नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता वो कहाँ दे रखा है? 2E में देखिए, 2G में दे रखा है वॉइड एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। आगे चलते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी प्रोमिजर प्रोमिजी, ये इनका नामकरण हो गया। तो जो प्रपोजल करता है वो प्रोमिजर, जिसको किया जाता है प्रोमिजी। फिर आया कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के बारे में अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि चीज के बदले में कुछ, बदले के बदले में कुछ, समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ। एग्रीमेंट आपने पढ़ लिया। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। ए ने कहा ना मैं अपनी कार 10,000 5,000 रुपये बेचना चाहता हूँ, तो ये उसका तरफ का हो गया, उसने कहा कि मैं खरीदना चाहता हूँ। अब दोनों के दोनों किससे बंध गए? वचनों से बंध गए। वॉइड एग्रीमेंट अभी आपको क्लियर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? शून्य करणीय संविदा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहा गया है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी देयर टू बट नॉट द ऑप्शन ऑफ द अदर। लैंग्वेज बड़ी अजीब सी लगती है, हमें समझ में नहीं आता, हमें कई साधारण शब्दों में समझा दीजिए। तो बहुत ही साधारण शब्दों में समझ लीजिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, तभी तो इसका नाम है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 2 में दे रखा है। अब ये है ए, ये बी और ये है होटल। नहीं, इसको ऐसा करते हैं, इसको एक ब्रांडेड कार बना देते हैं। ये कार किसकी है? बी की। ए बी के पास आता है और बी अपनी कार को अपनी जान से ज्यादा चाहता है, बेचने की तो बात ही बहुत दूर की बात है। ए बी के पास आया, बोला इस कागज पे साइन कर दो। बी ने पूछा इस कागज पे क्या लिखा है जो तुम मुझसे साइन करवा रहे हो? तो ए ने कहा इस पे लिखा है कि तुम अपनी कार मुझे बिना किसी दबाव के खुशी से मुझे 10,000 रुपये में बेच रहे हो। बी का दिमाग खराब हो गया। बी बोला कि भाई क्या बातें कर रहे हो यार, मेरे को अपनी कार बेचनी नहीं है। ए ने कहा अच्छा तुम्हें कार नहीं बेचनी, ऐसे कैसे हो सकता है? और ए ने क्या किया, यहां इसके सामने पिस्टल निकाल ली और कहा कि चुपचाप साइन कर दे, नहीं तो गोली मार दूंगा। अब यहां बी डर के मारे बी ने साइन कर दिए, यानी कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ए ने कहा कि मैं ये खरीदना चाहता हूं 10,000 में, मुझे ये बेचोगे? उसने कहा जी बेचूंगा, लिखा पड़ी हो गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और ये कार चली गई ए के पास और ए ने इसको दे दिए 10,000 रुपये। हालांकि अब मेरा क्वेश्चन है, क्या बी अपनी मर्जी से कार बेचा है? नहीं। बी की जो कंसेंट है वो कैसी है? सर बी की कंसेंट तो दबाव में ली गई है। फ्री है क्या? सर फ्री नहीं है। तो बस कंसेंट फ्री नहीं है, दबाव में ली गई है, फ्री कंसेंट नहीं है। नो, फ्री कंसेंट नहीं है, दबाव में ली गई है। तो जब एक पार्टी की कंसेंट फ्री ना हो, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हम उसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। लेकिन सर जो अभी आप बात बता रहे हो 2 में इस तरह की तो कोई बात लिखी नहीं है। तो लिखी हुई नहीं है,
वहां लिखा है, क्या लिखा है वहां पे, वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर, विकल्प, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है विकल्प, याद रखना, ऑप्शन, ऑप्शन, विकल्प का मतलब होता है आप ऐसा ये करना चाहें या ये करना चाहें। अब विकल्प किसके पास है, बी के पास। आप कहेंगे सर बी के पास किस टाइप का विकल्प है, कि वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में जाने का, बी कोर्ट में जाना चाहे तो जा सकता है, नहीं जाना चाहे तो मत जा, बी के विकल्प पर है। अब बी कोर्ट में जाकर के ये कहता है कि जज साहब मेरी कार को जबरदस्ती मुझसे साइन करवा लिए और वो ले गया है, मुझे मेरी कार वापस दिलवाइए। अब मान लो बी अगर कोर्ट में नहीं जाता है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तो वैलिड ही माना जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि इसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, इसलिए ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अभी इसके पास ये ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जाकर के इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे वॉइड डिक्लेयर करवा ले, वॉइड। तो जब किसी पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे वो कोर्ट में जाकर के वॉइड डिक्लेयर करवाने का, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बोलो क्या पूछना चाहते हो। सर मान लीजिए ए ने इस कार को, चूंकि इसके पास सब कुछ आ गया, अपने नाम करवा ली, ए इस कार को सी को बेचता है, तो क्या ए सी को ये कार बेच सकता है। बात बिल्कुल सही है। तो ए ने ये कार सी को बेची कि नहीं बेची, तो ध्यान से सुनो, बी के द्वारा कोर्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवाने से पहले ए सी को वो कार बेच सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो उसके पास सही टाइटल चला जाएगा। तो आपकी कंसेंट फ्री नहीं थी, आप कोर्ट में तो जाओ, और कोर्ट से जब ये बात साबित हो जाए कि आपकी कंसेंट फ्री नहीं थी, तब जाकर के ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वॉइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल। अगर वो कोर्ट में नहीं जाता है, इसे वॉइड कन्वर्ट नहीं कराता है, तो ये इसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। और ये था सेक्शन 2 का आई। और अब बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइड कहां पर है, ये 2 के जे में, 2 के जे में दे रखा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट, देखो मैं फिर बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा था, वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में क्या फर्क आया। वॉइड एग्रीमेंट जो होता है, जैसे ए ने बी को क्या कहा था, मैं इस मरे हुए आदमी को जिंदा कर दूंगा 500 रुपए में, बोलो मंजूर है। मरा हुआ आदमी जिंदा हो सकता है। चांद लाके दूंगा, चांद लाके दे सकता है। तो जो कार्य असंभव प्रकृति के हैं या जिसकी प्रारंभिकता ही न होने से हो, उसे कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। वो तो हो ही नहीं सकता, शुरू से ही नहीं हो सकता भाई। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, जो शुरू में तो वैलिड था, जो स्टार्टिंग के अंदर तो वैलिड था, लेकिन आगे चल के वो वॉइड हो गया। ये हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइड एग्रीमेंट के लिए क्या बोलते हैं, ये शुरू में ही वॉइड था भाई साहब, आगे चलने की तो बात ही छोड़ो, ये तो काम हो ही नहीं सकता था।
लेकिन हम देखते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, काम हो ही नहीं रहा। लेकिन शुरू में तो हो रहा था ना, हाँ सर शुरू में तो हो रहा था, लेकिन बाद में होना मुश्किल हो गया, मुश्किल नहीं असंभव हो गया। अब हमें ये समझना है आखिर ये कहना क्या चाहता है। देखिए एक एग्जांपल दूंगा, फिर आप उसको समझना। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस बात का? अच्छा कौन सी डेट को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पहले तो ये देखो, 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि आप जो है इसमें बी ने ए को कहा कि 6 तारीख को हमें ये कोल्ड ड्रिंक चाहिए, XYZ नाम की कोल्ड ड्रिंक। कितनी बॉटल? 500 बॉटल। तो ए ने कहा हाँ जी आपके यहाँ पे XYZ नाम की कोल्ड ड्रिंक पहुँच जाएगी 6 तारीख को, इतने रुपए लगेंगे। तो बी ने कहा जी बहुत है जी, इतने 10,000 रुपये हम दे देंगे। अब पेमेंट कब होता है? इट इज़ इमैटीरियल, कॉन्ट्रैक्ट हो गया इन दोनों के बीच में। कब हुआ? 1 तारीख को। कब हुआ? 1 तारीख को। तो ये हो गया आपका 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट। और परफॉर्म का डेट क्या है? 6 अक्टूबर। ये इसकी परफॉर्म डेट है और ये है कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग डेट। अब क्या होता है, धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। 2 तारीख आती है, 3 आती है, 4 तारीख को गवर्नमेंट ने कहा कि XYZ नाम की जो कोल्ड ड्रिंक है उसको हम बैन करते हैं। अब मार्केट में कोई भी XYZ नाम की कोल्ड ड्रिंक का व्यापार नहीं करेगा, उसकी कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा। किसने कहा? गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। अब कब लगाया? 4 तारीख को। 4 तारीख को बैन लगा दिया। तो यहां से लेके यहां तक कैसा कॉन्ट्रैक्ट है ये? वैलिड। लेकिन 4 तारीख को जब इन्होंने बैन लगाया है तो इसके आगे जो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा वो हो गया वॉइड। तो यूं कह सकते हैं शुरुआत में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, इसीलिए इसका नाम कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन बाद में परफॉर्मेंस होने से पहले कुछ चेंजेस हो गया। और वो चेंज किसने किया है? ए ने किया है क्या? नहीं, गवर्नमेंट ने किया है। तो ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल। ऐसे कारण हो गया है जिस कारण से ए और बी के बीच में जो संविदा हुई थी उसका निष्पादन करना असंभव हो गया है, जिस कारण से ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप 2J की लैंग्वेज को देखो। एक कॉन्ट्रैक्ट देखो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस का मतलब है जो रुक गया है। अब कोई चीज कब रुकती है? जब कोई चलती है। तो यहां पर जब ये चली थी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस समय वो वैलिड था। लेकिन विच सीजेस, किस बात से सीजेस? टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब उसे लॉ से एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। अच्छा, बिकम्स वॉइड। तब वो क्या बन गया? वॉइड। तो वॉइड कब बन गया? व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। जब उसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता हो तब वो वॉइड हो गया। लेकिन एट द इनिशियल स्टेज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड। आफ्टर some time such types of contingencies be happen due to which the performance of the contract becomes impossible, hence such contract be called void contract। और यहाँ आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 1 और 2 आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे चलते हैं।
आगे कहानी आती है, एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, चाहे वो जुडिशरी के मेंस का एग्ज़ाम हो या आपके सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो। ये क्वेश्चन आता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। और आगे आता है एक्सप्लेन इट। हिंदी में सुनिएगा, सभी संविदाओं में करार होता है, लेकिन सभी करारों में संविदा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अब हमें यहां यह समझना है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये आपके जुडिशियल एग्जाम के मेंस एग्जाम में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में 3 नंबर का पूछ लिया जाता है। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। What agreements are contract? ये क्वेश्चन है, कौन से करारों को संविदा की अंदर माना जाएगा, समझा जाएगा। तब इसका आंसर के लिए आपको चलना पड़ेगा सेक्शन नंबर 10 पर। अब आप चलिए सेक्शन नंबर 10। 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 ने कहा व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कहता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सभी करार संविदाएं होती हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, आगे लिखा है इफ। आगे लिखा है इफ सभी करार क्या होते हैं? संविदाएं होती हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ के बाद लिखा है दे। इफ दे, अब यहां पर दे किसके लिए यूज हुआ है? एग्रीमेंट्स के लिए। इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। तो यहां पे इसने बोला कि भैया देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 2 पक्षकारों में है कि हाँ ए और बी, इन दोनों में किसी भी तरह का कोई जबरदस्ती नहीं है। इनकी कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ऐसे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें दोनों पक्षकारों के बीच में जो कंसेंट है वो कैसी है? फ्री है, फ्री कंसेंट। तो सेक्शन 10 कहता है इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, हाँ, कौन सी पार्टीज? अरे भाई, उन पार्टीज के बारे में बात हो रही है जो कॉन्टैक्ट करना चाहती हैं। अच्छा, उनकी कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। भाई ये बात तो समझ में आ गई कि पार्टी के बीच में फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लेकिन पार्टी कैसी होनी चाहिए? पार्टी कैसी होनी चाहिए? अरे पार्टी कैसी होनी चाहिए? पार्टी होनी चाहिए कंपिटेंट। कंपिटेंट पार्टीज। पार्टीज की कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री। पार्टीज खुद कैसी होनी चाहिए? कंपिटेंट। कंपिटेंट पार्टीज मतलब पक्षकार कैसे होने चाहिए? सक्षम पक्षकार।
अब बात आती है कि किसी पार्टी को कंपिटेंट पार्टी माना जाएगा, कोई भी पक्षकार सक्षम पक्षकार है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो बोलिए, इस चीज़ को समझने के लिए आपको सेक्शन 11 पे जाना होगा। तो अभी थोड़ी देर में चलते हैं, पहले समझ लो। तो सेक्शन 10 ने क्या कहा? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज कैसी होनी चाहिए? कंपिटेंट। पर भाई किस चीज के लिए कंपिटेंट होनी चाहिए? टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो कंपिटेंट होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ये वाली बात कहाँ मिलेगी? ये बात आपको जाननी है तो आपको मिलेगी सेक्शन नंबर 11 में। सर जब आपने ये बता दिया तो ये भी बता दीजिए फ्री कंसेंट के बारे में कहाँ मिलेगा? बिल्कुल आपको बताएंगे फ्री कंसेंट के बारे में। फ्री कंसेंट आपको मिलेगी 14 में। 14 क्या कहती है? फ्री कंसेंट डिफाइंड। ठीक है, तो कंसेंट को कैसी होनी चाहिए? फ्री। लेकिन कोई कंसेंट फ्री है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो ये 14 को देखिए, 14 बताता है इस बारे में कि उसकी कंसेंट 15, 16, 17, 18 इनसे प्रभावित नहीं हो, 21, 22। तो उसको हम लोग फ्री कंसेंट का जब टॉपिक करेंगे ना तब उसको पूरी तरह से समझेंगे। फिलहाल सेक्शन 10 पे आइए वापस से। वो कहता है इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट कंपिटेंट पार्टी फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन। अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया गया था? ये बताया गया था कि देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, लेकिन कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल। ए ने बी को कहा तू उसको जाके मार के आ, मैं तेरे को 500 रुपये दूंगा। बात भी सही है, बी ने जाके मार दिया, ला 500 रुपये। अब क्या ये किसी को मारना, किसी को इस तरह के कहना तू उसके घर में चोरी कर ले मैं तेरे को 500 रुपये दूंगा, क्या ये लॉफुल है? नहीं, ये तो गलत है। तो फिर एग्रीमेंट जरूर है तुम दोनों के बीच में, लेकिन ये कोर्ट से एनफोर्स ही नहीं हो पाएगा भाई साहब। आप चले जाओ कोर्ट में, साहब इसने कहा था कि है ना तू उसको मारेगा ना तो मैं तेरे को 500 दूंगा, देखो जज साहब ये दे ही नहीं रहा। ओह अच्छा, तो वो तुम थे, तुम ही थे वो, उसका मतलब जो तो उसने को मारा था? हाँ मैं ही था जज साहब, मैंने ही मारा था उसको, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहा। देखो अबे वो दे नहीं दे रहा, तू चल अंदर, तेरा लग गया काम। खैर, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए आपका? वो भी लॉफुल होना चाहिए। सर ये लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, इसके बारे में बता देते तो सही लगता, थोड़ा सा अच्छा लगता। बिल्कुल बताएंगे। ये आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 23 में, ये आपको 23 में मिलेगा। ठीक है सर, हो गया। और कुछ है? पढ़ते हैं। एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जिसको यहां पर हियर बाय का क्या मतलब हुआ? इस एक्ट के अंदर एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, अभिव्यक्ततः शून्य घोषित नहीं किया गया है, जिसे शून्य घोषित नहीं किया गया है इस एक्ट में। सर अगर इस एक्ट के अंदर दो व्यक्तियों के बीच में, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? देखो सुनो, कंसेंट फ्री है? हाँ सर फ्री है। पार्टीज कंपिटेंट है? पागल तो नहीं है, मेजर तो है ना? हाँ सर है, वेरी गुड। कंसिडरेशन? हाँ सर कंसिडरेशन भी बराबर। ऑब्जेक्ट, लो ऑब्जेक्ट भी। इस एक्ट में देख लेने दो मेरे को एक बार, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम दोनों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसको लेकर के ये अधिनियम, जिसको लेकर के ये अधिनियम कहता है कि यदि कोई दो पक्षकार आपस में इस बात को लेकर के कोई भी करार करते हैं
तो वो करार शून्य करार कहलाएगा। अगर इस एक्ट में एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है तो सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर आप दोनों के बीच में। मैं एक बार देख लूं। सर कहाँ देखोगे? इसी एक्ट में देखेंगे। अच्छा दे रखा है क्या? हाँ देखो, देखो सेक्शन 24 के ऊपर क्या लिखा है? वॉइड एग्रीमेंट लिखा है ना। 24 के ऊपर लिखा है वॉइड एग्रीमेंट। तो यहां पांचवा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। आपके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है कहीं वो ऐसा तो नहीं है जिसको इस अधिनियम में वॉइड एग्रीमेंट कह रखा हो। अगर वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर है तो आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो सेक्शन 10 ने क्या कहा? सेक्शन 10 ने कहा कि नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। और ये कहां दे रखा है? 24 से लेके 30 तक। सर सेक्शन 24 से लेके 30 तक ये सारे वॉइड एग्रीमेंट है। हाँ बिल्कुल वॉइड एग्रीमेंट है, लेकिन जब आप 24 से लेके 30 तक पढ़ोगे तो वहाँ पर बीच में जो सेक्शंस बताए हुए हैं वॉइड एग्रीमेंट के, उसमें कुछ एक्सेप्शन भी गिवन है। एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवाद। यानी कि ऐसे एग्रीमेंट वॉइड हैं लेकिन अपवाद के अंदर आते हैं। अब ऐसे कौन से वो एग्रीमेंट्स हैं? तो ये जब हम वॉइड एग्रीमेंट पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी हमारा टॉपिक था कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इफ सच एग्रीमेंट्स मेड बाय फ्री कंसेंट, competent party, lawful consideration, lawful object, not declared void। और यहाँ पर आपका ये सेक्शन 10 जो है, जो मेन चीज़ थी इंपॉर्टेंट, वो चीज़ हमने अभी करी। अब एक बार वापस से पीछे चलिए, वापस आइए सेक्शन 2A में आइए वापस। अरे सर सेक्शन 2A अभी तो किया था, तो क्या हुआ? वापस आओ। अब उसमें कोई नई चीज मिली है क्या? हाँ है ना, 2 का A। 2 के A में एक वर्ड है सिग्निफाइज। सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का मतलब हुआ यहां पर हिंदी में इसे कहते हैं संज्ञापित करता है, संज्ञापित करता है। सिग्निफाइज टू अनदर, यानी कि कम्युनिकेट करता है। अब ये हुआ एक व्यक्ति, और ये है आपका दूसरा व्यक्ति। अब ये व्यक्ति, ये दूसरे व्यक्ति को, इसका नाम है ए और इसका नाम हुआ बी। तो ए बी को अपनी कार बेचना चाहता है। कितने में? 5,000 रुपए में। ए अपनी कार बेचना चाहता है बी को। अब यहां से चलते हैं। तो ए क्या करना चाहता है? ए प्रस्ताव करना चाहता है। ए क्या करना चाहता है? ए प्रपोजल देना चाहता है। किसको? बी को। कैसे देगा? क्योंकि 2A में लिखा है when one person signifies to another, दूसरे व्यक्ति को। अब मान लीजिए इस बंद कमरे में मैं बैठा हूं और मैं कह रहा हूं या बी, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, 10,000 मिलेगा क्या?
अब मुझे एक बात बताओ, क्या प्रपोजल हो गया? हो गया प्रपोजल? अपने आप से ही तो बोल रहा हूं ना। मैं जिस व्यक्ति को करना चाहता हूं, क्या वो मेरे सामने बैठा है? नहीं बैठा। तो मैंने जो बोला, क्या वो उसको सुनाई दिया? नहीं दिया। मैंने जो बोला, क्या वो उस तक कम्युनिकेट हुआ? नहीं हुआ। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि बी, मैं अपनी कार 10,000 में बेचना चाहता हूं, क्या तुम लोगे? ये क्या है? ये प्रपोजल है। पर ये प्रपोजल क्या दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट हुआ? नहीं हुआ। कैसे होगा? सर, या तो वो उसके सामने बैठा होगा तो उसको बोल देगा, हेलो बी, क्या हाल है? हाँ भाई, मेरे हाल चाल ठीक है, तू सुना? अरे यार, मैं भी बढ़िया हूँ, लेकिन यार सुन बी, मैं अपनी कार है ना 10,000 रुपये में तुझको बेचना चाहता हूँ, क्या तू खरीदेगा? यार मैं सोच के बताऊंगा। तो ये प्रपोजल तो हो गया, कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगले ने कहा मैं सोच के बताऊंगा। हो सकता है हाँ कह दे, हो सकता है ना कर दे। तो ए ने बी को कहा कि अभी आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹10,000 टू यू, वुड यू लाइक टू परचेज इट? बी ने कहा यस, वाओ, आई एम रेडी टू परचेज इट। तो जैसे ही उसने यस बोला तो इनके बीच में कांटेक्ट हो गया, बिल्कुल हो गया, सारी चीजें। लेकिन ये वाली बातें तो तब होती है ना जब आमने सामने है। लेकिन अब हम सवाल पैदा करते हैं यहां पर कि एक व्यक्ति अपने प्रपोजल की संसूचना दूसरे को करना चाहता है, वो कब होगी? तो जब इसकी नॉलेज में आ जाएगा। तो ये बातें कहाँ लिखी हैं? ये इसके लिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हेन द प्रपोजल ऑफ कम्युनिकेशन, या यूं कहा जाए कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट। पर उससे पहले एक बार आप सेक्शन 3 को देख लें। चैप्टर नंबर 1, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। देखिए 3 बातें आ रही हैं, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल का कम्युनिकेट होना, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस और प्रपोजल का रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है खंडन करना। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं अपनी कार 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूं, क्या तुम लोगे? पर तुम मेरे सामने नहीं हो, तुम कहीं बाहर हो, और मैंने तुमको एक लेटर लिखा, हेलो मिस्टर बी, हाउ आर यू, आई होप यू विल बी फाइन देयर, आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹10,000, वुड यू लाइक टू परचेज इट? इफ यू आर रेडी टू परचेज माई कार देन गिव रिप्लाई विद इन 3 days। और मैंने उसको लेटर को लेके पोस्ट कर दिया। अब वो लेटर आपके घर में पहुंच रहा है। कितने दिन में पहुंचेगा? मान लो 4 दिन लगेंगे आपके पास पहुंचने में। इस बीच हो सकता है कि मेरा मन बदल गया हो और मैं ये कहूँ, अरे यार, मेरे को ये कार को 10,000 रुपये में मैंने बी को भेज दिया लेटर, और मेरी कार के तो ये देने वाला है 50,000। अब मैं क्या करूँ? मैं उस प्रपोजल को ख़त्म कर देता हूँ। तो इसको बोलते हैं रिवोकेशन। अपने प्रपोजल को रिवोक करना, उसका खंडन करना। कैसे होगा? आइए इन चीज़ों को समझते हैं। सेक्शन 4 इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेक्शन 4 कहता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। लेकिन किसका कम्युनिकेशन? देखिए, बात कहता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। अब बात आती है किसका रिवोकेशन? प्रपोजल का रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन। अब हम इसको समझेंगे आज की क्लास में। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है इस एक्ट के अंदर। देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल।
कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। और रिवोकेशन किसका? प्रपोजल का या एक्सेप्टेंस का। कैसे कैसे पूरा होता है? व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल बी कंप्लीट, when the communication of proposal be complete, when the communication of acceptance be complete, when the communication of revocation of proposal is complete, when communication of revocation of acceptance is complete। इस चीज को समझना है। ये जो सेक्शन 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर ये आपको समझाया गया है जब आप कम्युनिकेशन बाई पोस्ट करते हैं, ये तब की बात कर रहा है, बाई टेलीफोनिक नहीं है। 1872 का कानून है। तो यहां पे हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो बाई पोस्ट की ही बात है केवल। चलिए देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट, और ये दिया हुआ है आपके सेक्शन 4 में। और क्या कहता है? द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट। कब कंप्लीट होगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण की जाती है, हो जाती है, जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की गई है। इसका नाम है ए, और ये लिख रहा है ऑफर कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 5,000 रुपये में, क्या तुम खरीदोगे? फिर इसने क्या किया, इस लेटर को लिख करके और लेटर बॉक्स में डाल दिया, इसको करके, और ये इसमें डाल दिया, और ये लेटर यहां पर गिर गया। अब ये लेटर जा रहा है किसके पास जा रहा है? जिस व्यक्ति को इसने प्रपोजल दिया उसके पास जा रहा है। ये लेटर जा रहा है। अब ये लेटर इसके घर में आ गया। अब सवाल ये आता है कि ये लेटर बी के घर में आ गया है, तो क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। फिर दोबारा से सुन लीजिए। ए ने प्रपोजल लेटर लिखा, आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹5,000, वुड यू लाइक टू परचेज इट। फिर इसको बंद किया, लिफाफे को लेटर बॉक्स में डाला, फिर वो जा रहा है और ये इसके पास, इसके घर में पहुंच गया। नॉक, पोस्टमैन लेटर डाल के चला गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब ये लेटर बी के घर में गिर गया है। अब सवाल आता है, क्या प्रपोजल कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ? आपको ये बताना है। चलिए, हाँ बोलो बेटा, बोलो। वेरी गुड, शाबाश, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि अभी प्रपोजल का कम्युनिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि वो उसके घर में गिरा हुआ है अभी।
अब क्या लिखा हुआ है वो देखिए, द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन, जब व्हेन के बाद क्या लिखा है, इट, तो इट किसके लिए यूज हुआ है यहां पर, इस लेटर के लिए, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन, या ये नहीं लिखा कम्स टू द नॉलेज ऑफ द बी, व्हेन कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन, ये उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाए, टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिस व्यक्ति को प्रपोजल किया गया है, जब वो उसके ज्ञान में आ जाएगा तब माना जाएगा कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन पूरा हो गया। अब देखिए आगे की कहानी, बी को जब ये लेटर दिखा तो बी ने क्या किया, इस लेटर को लेकर के खोला, बी ने क्या कर दिया, इस लेटर को खोल दिया। अब बी ने इस लेटर को खोला, इसमें लिखा हुआ था, ए कह रहा है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 5,000 रुपए में, क्या तुम खरीदोगे। अब बी ने क्या किया, इस लेटर को पढ़ा, आंखों के रास्ते कहां उतरा जाता है, दिल में, दिमाग में, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आंखों से इसने देखा, अरे ए का लेटर है, मैं अपनी कार 5,000 रुपए में तुम्हें बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे। अरे वाह, अरे भाई ए तुम भी कैसी बात करते हो, तुम्हारी कार में तो मेरी न जाने कब से नजर थी, मैं तो खरीदना ही चाहता था, क्या बात है, वाह भाई वाह, मजा आ गया। तो जब इसने अपनी आंखों से पढ़ा और इसके दिमाग में, नॉलेज में आ गई ये वाली बात, तो अब हमारा क्वेश्चन है क्या प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया या नहीं, अब बताओ। क्या चीज, नहीं अभी भी नहीं हुआ, अरे अभी भी नहीं हुआ क्या, तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाहती हो कि जब बी ये लेटर लिख करके डाल दे कि आई एम रेडी टू परचेज योर कार फॉर ₹5,000, तब जाके प्रपोजल का कम्युनिकेशन पूरा होगा, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो। आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं केवल प्रपोजल की। हम केवल ये देखना चाहते हैं, हमने ये कहा कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन पूरा हो गया या नहीं, हमने ये नहीं कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया या नहीं, ये नहीं कहा, हमने प्रपोजल की बात बोली है। अब प्रपोजल कंप्लीट कब होता है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे की गई है, और बात खत्म। इसके आगे तो कहीं लिखा ही नहीं है, इसके आगे तो कहीं नहीं लिखा कि उसने स्वीकार कर लिया कि स्वीकार, उससे क्या लेना देना, हम तो प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे। तो प्रस्ताव कब पूरा होता है, जब इसके द्वारा किया गया प्रस्ताव इसकी नॉलेज में आ जाए, इसने आंखों से देखा, इसको समझ में आ गया कि ए ये कह रहा है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, 5,000 में लोगे। तो जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आ गई, पढ़ लिया उसने, इसका मतलब प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। प्रपोजल कंप्लीट हुआ है, अभी कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही है। क्लियर है आपको? जी सर। वेरी गुड। अब आगे चलिए। अब यहां पे एक सवाल आता है, जैसे ही बी ने ये लेटर खोला, जैसे ही बी ने इस लेटर को खोला तो उसमें तो अंग्रेजी में लिखा हुआ था, और बी को तो अंग्रेजी आती नहीं है, बी को तो अंग्रेजी आती नहीं है। बी ने लेटर खोला, देखा, अरे ये कहां लिखा है भाई, ये क्या लिखा हुआ है। उसने देखा जरूर है,
लेकिन उसकी बुद्धि के अंदर ये बात घुसी नहीं। अब मेरा सवाल है, बताइए, ए ने जो बी को प्रपोजल भेजा था वो उसने खोल करके उसको देख लिया, देखने के बाद बोला अरे ये तो अंग्रेजी में लिखा है, मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो मेरा क्वेश्चन है, बताइए क्या ए के द्वारा दिया गया प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया या नहीं? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आया। उसने देख तो लिया लेकिन उसके ज्ञान में तो आया ही नहीं। अब ये गया भागता हुआ सी के पास। सी एक व्यक्ति है, उसके पास गया, गांव के प्रधान साहब के पास गया, जाके बोला प्रधान जी। अरे हाँ भैया बी, आओ आओ बैठो। नहीं प्रधान जी, एक चिट्ठी आई है मेरे पास, जरा आप मुझे बताएंगे क्या लिखा है इसमें? प्रधान जी ने वो लेटर लिया, लेटर उन्होंने पढ़ा। जब प्रधान जी ने वो लेटर पढ़ा तो प्रधान जी को बात समझ में आ गई। प्रधान जी ने जब पढ़ा तो उनके ज्ञान में चला गया कि इस लेटर में क्या लिखा है। प्रधान जी के ज्ञान में चला गया, मैं फिर कह रहा हूं आपको, सी के ज्ञान में चला गया, सी की नॉलेज में आ गया कि इस लेटर में क्या लिखा है। अब मेरा सवाल है, भाई और भी बच्चे बताएंगे, नहीं तो आप मैसेज करके भी दे सकते हैं। अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो आप मैसेज करके दीजिए। क्या कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो गया? वेरी गुड, नहीं हुआ। नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ, इसका कारण बताइए, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अभी बी की नॉलेज में नहीं आया है कि सी ने उसको डिक्टेट करके नहीं बताया कि उस ऑफर के अंदर क्या है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सी की तो नॉलेज में आ गया ना। सर लेकिन जिसको ऑफर दिया गया है उसकी नॉलेज में नहीं है। शाबाश, वेरी गुड। जिसको ऑफर दिया गया है, जिसको प्रपोजल दिया गया है, उसकी नॉलेज में नहीं आया। उसकी नॉलेज में आना जरूरी था। किसने ऑफर किया? ए ने। किसको किया? बी को। और नॉलेज में किसकी आ रहा है? सी की। तो क्या कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लिखा हुआ है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। जिसको किया गया है उसकी जानकारी में आ जाए, उसकी जानकारी में आ जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी जानकारी में आ जाए। अब मान लीजिए सी ने बी को बताया, अब बी बोला प्रधान साहब क्या बात है, क्या लिखा है इसमें, सब ठीक तो है ना? तब प्रधान ने बी को कहा कि बी, ए तुम्हारा दोस्त है? हाँ प्रधान जी, मेरा लंगोटिया यार है, पर वो अब शहर में रहता है, हम साथ साथ पढ़ा करते थे। अच्छा, उसके पास कार है? प्रधान जी बहुत बढ़िया कार है, बहुत ही प्यारी कार है उसके पास। तो इसमें यह लिखा है कि वो तुम्हारा दोस्त ए अपनी कार तुम्हें 5,000 रुपए में बेचना चाहता है, क्या तुम खरीदोगे? बताओ, ये लिखा है इसमें। प्रधान जी सच में ये लिखा है? अरे हाँ भाई, यही लिखा है इसके अंदर। प्रधान जी ये तो बहुत खुशखबरी है, प्रधान जी लड्डू बांटो। अब मेरा क्वेश्चन है, ए के द्वारा किया गया प्रपोजल क्या ए के द्वारा किया गया प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया या नहीं? हो गया, बिल्कुल हो गया। कैसे हो गया? बी की नॉलेज में आ गई है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने अभी क्या सीख लिया कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल
कब कंप्लीट होता है? जब उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाए जिसको किया गया है। और यहां पर आपका कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट कब होता है, ये पूरा हुआ। अब आगे चलो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होता है। अब इसको हटाओ। अब बी कौन है? बी वो व्यक्ति है जिसको प्रपोजल किया गया है। अब बी क्या चाहता है? सर वो तो बी से ही पूछिए वो क्या चाहता है। अरे भाई तुम बताओ बी क्या कह जाएगा? सर बी उस कार को खरीदने के लिए अपनी हामी भरता है। तो ठीक है, अब बी ने क्या किया? बी ने एक लेटर लिखा। अब अपन इसकी आंख नाक इधर बना देते हैं, ठीक है। और इसने ये लेटर लिखा, इसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस लेटर। ये कैसा लेटर था? ये ऑफर लेटर था और ये लेटर है एक्सेप्टेंस लेटर। बहुत ध्यान से देखना, लिखता है यस यस आई एम रेडी टू परचेज इट। और उसने ये लिख करके लेटर को अपनी पॉकेट में डाल दिया। ये डाल दिया, ये लिखा, लेटर को ऐसे फोल्ड किया और फोल्ड करके उसने इसे अपने पॉकेट में डाल दिया। अब यहां से शुरुआत होती है। मेरा बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, क्या बी ने, मेरा छोटे छोटे प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। क्या बी ने ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया या नहीं? बिल्कुल सही जवाब है, एक्सेप्ट कर लिया। अभी केवल इतनी सी बात हुई है, एक्सेप्ट किया या नहीं, तो आपने कहा कर लिया। एक्सेप्ट करके उसने एक्सेप्टेंस लेटर को क्या किया? सर उसने अपने एक्सेप्टेंस लेटर को अपनी जेब में डाल दिया। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया? आप कहेंगे सर कहाँ, सर कैसी बात करते हैं सर, एक्सेप्टेंस का लेटर उसने अपनी पॉकेट में डाल रखा है और आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। कहाँ हो गया सर? वेरी गुड, नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, तुम बताओ मैं क्या करूं? सर आप ऐसा करो, ये जो बी है ना, ये इस लेटर को लेटर बॉक्स में डलवा दो इससे। वेरी गुड, आइए लेटर बॉक्स में डलवाते हैं। और मैं ये लेटर बॉक्स बना देता हूँ। कहाँ बनाऊँ? यहाँ बना देता हूँ, बहुत दूर हो जाएगा इसके घर से, यही बना देते हैं। और इसने क्या किया? इस लेटर बॉक्स के अंदर ये लेटर डाल दिया। और आप जानते हैं लेटर बॉक्स में ताला लगा हुआ है और ये इसका लेटर बॉक्स में डाल दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि अब आपको यहाँ पर इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में डिफरेंस नजर आने वाला है। लेटर बॉक्स में इसने डाल दिया। अब मेरा सवाल है, क्या एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया? अब आप कहेंगे नो सर, यही बोलोगे आप, नो सर। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा? तो आप कहेंगे सर जब ये लेटर प्रपोजल करने वाले के नॉलेज में आ जाएगा, वो इसे खोलेगा, देखेगा, पढ़ेगा, फिर उसके नॉलेज में आ जाएगा, तो हम मानेंगे कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। मैंने पूछा आपने इस तरह का आंसर कैसे दिया? सर कम्युनिकेशन का, जो प्रपोजल का कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होता है ना, उसी हिसाब से हमने इसको दे दिया। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए कि जब आप बेयर एक्ट के चौथे नंबर के सेक्शन को देखते हैं और कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल को कंप्लीट के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ एक ही लाइन लिखी हुई है। लेकिन जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट की बात आती है,
तो वहाँ पर 2 लाइन लिखी हुई है, 2 लाइन। बस यही वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। और नहीं समझ में आए तो आप मुझको वहीं पूछ लेना, जहाँ समझ में नहीं आए आप मुझे वहीं रोक देना, सर 1 सेकंड रुकिए सर हमें ये बात नहीं आई समझ में। और अगर आपने सोचा कि पहले सर का पूरा सुन लें फिर बाद में समझ में आएंगे, आपको जहाँ दिक्कत आए वहीं रोक देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल है ये इसलिए। तो बात हो रही है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। तो इसके लिए 2 बातें लिखी हुई हैं। नंबर वन, एज अगेंस्ट प्रपोजल। एज अगेंस्ट प्रपोजल। और दूसरी चीज लिखी हुई है एज अगेंस्ट acceptor himself। प्रस्तावक के विरुद्ध, स्वीकारकर्ता के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध, 2 तरह से। चले ए ने अपनी लेटर लिखा, बी मैं अपनी कार 5,000 में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम लोगे? मुझे 3 दिन में जवाब दे देना लेटर से। डाल दिया, टिक 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 टिक, लेटर पहुँच गया। लेटर जब पहुँच गया बी के पास तो बी ने उसे खोल करके उसे पढ़ा। अरे वाह, ए अपनी कार मुझे बेचना चाहता है, अरे मुझे तो खरीदनी है भाई, क्या बात करता है, मैं तो फटाफट रिप्लाई दूंगा तेरे को, यस। अब देखिए बी यहाँ पे लिख रहा है यस आई एम रेडी टू परचेज योर कार, ऐसे करके जेब में डाल लिया। कल क्या करूँगा, कल दोपहर को जाऊँगा ना, तो दोपहर को जाऊँगा मैं ऑफिस जाऊँगा, तो रास्ते में लेटर बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे मैं इसको पोस्ट कर दूँगा। अब उधर देखिए ए के साथ क्या होता है। ए के साथ ये होता है कि ए के पास एक आदमी आता है। जब इसने लेटर पोस्ट कर दिया था ना, उसकी वो वहां का तो खेल आपने देख ही लिया, लेकिन लेटर पोस्ट करने के बाद ए के साथ एक घटना घटती है। ए का कोई बहुत पुराना कोई व्यक्ति, कोई जानकार था, वो आया, बोले ए भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन लग रहा है मुझे कहीं मिले थे हम। अरे भाई मैं हूँ मास्टर पोपट। अरे हाँ आप पोपट ही तो हैं, हाँ कहिए कैसे आना हुआ। अरे मिस्टर ए, मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ, पर प्लीज़ 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता, क्या आप मुझे अपनी कार बेचेंगे? ए का दिमाग खराब, ये सोचने लगा अरे यार ये 50,000 रुपये दे रहा है मेरी कार के, मैं तो 5,000 में मैं तो बी को उसको लेटर लिख दिया मैंने, क्या करूं, मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब एक काम करता हूं, अब पहले क्या हुआ, ये किस सोच में डूब गए? नहीं हाँ हाँ, तो क्या मैं सौदा पक्का समझूं? नहीं आप मेरी बात सुनिए मिस्टर पोपट, आप एक काम करिए, आप आप कल आइएगा, परसों आइए आप मेरे पास। ठीक है जी, हम तो परसों आ जाएंगे, इधर से ही गुजरता हूँ मैं तो। ठीक है। ए की टेंशन हो गई, ए बोला यार अब मैं क्या करूँ। तो ए ने सोचा एक काम करता हूँ, मैंने बी को एक प्रपोजल लेटर तो भेजा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लेटर और भेजता हूँ और उसमें लिख देता हूँ कि बी मैं जो कार तुम्हें बेचने का जो तुमको मैंने प्रस्ताव भेजा था उसको तुम कैंसिल समझो, मैं तुम्हें कोई कार नहीं बेच रहा। हाँ ऐसा कर देता हूँ। और ए ने फटाफट ये लिखा, हेलो मिस्टर बी, मैंने जो तुमको अपनी कार बेचने की बात कही थी
अब मैं अपनी कार तुम्हें बेचना नहीं चाहता। अब ए पहले तो बेचना चाहता था, अब बेचना नहीं चाहता, तो ए ने क्या कर दिया, ए ने कर दिया रिवोक। रिवोक क्या रिवोक कर दिया, प्रस्ताव का खंडन, प्रस्ताव का खंडन कर दिया लिख करके। और लिख करके इसने क्या किया, लेटर बॉक्स में डाला। अब लेटर बॉक्स में जनरल डाक डालोगे तो लंबा टाइम लगेगा, तो ए ने सोचा यार मैंने वो जो लेटर भेजा था कहीं ऐसा ना हो मेरे इस लेटर के पहुंचने, ध्यान से सुनना अब ये वाली बात, ए को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मेरे इस चीज सूचना के पहुंचने से पहले, बहुत ध्यान से सुनिए, मेरी इस रिवोकेशन, इस खंडन की सूचना के पहुंचने से पहले बी कहीं मेरे द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार न कर ले। स्वीकार करने का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, अब इसको समझो। कहीं वो ऐसा ना हो वो लिख करके यस आई एम रेडी टू परचेज योर कार फॉर ₹5,000 और लेटर बॉक्स में डाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे भगवान, मैं जो रिवोकेशन भेज रहा हूँ वो बी के द्वारा एक्सेप्टेंस लेटर को लेटर बॉक्स में पोस्ट करने से पहले पहले मिल जाए। कौन प्रार्थना कर रहा है, ए। सर क्या फर्क पड़ता है अगर बी ने एक्सेप्टेंस लेटर लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया और बाद में ए का रिवोकेशन का लेटर आता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। जब बी ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया तो भाई साहब अब ए की कोई हिम्मत नहीं है कि वो अपने द्वारा दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दे। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर लेकिन उसका एक्सेप्टेंस लेटर अभी तक प्रपोजल के पास पहुंचा नहीं है। बात आपकी सही है कि अभी तक प्रपोजल के पास वो लेटर पहुंचा नहीं है, लेकिन कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कि जब बी उस लेटर को पोस्ट कर देगा तो ये माना जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इसके विरुद्ध हो गया, इसके विरुद्ध हो गया, अगेंस्ट प्रपोजल। इसके विरुद्ध हो गया का क्या मतलब है कि अब प्रपोजल इस प्रस्ताव का खंडन नहीं कर सकता। अब प्रपोजल इस प्रपोजल का रिवोकेशन नहीं कर सकता क्योंकि लेटर तो मैं पोस्ट कर चुका हूं। आइए, ए ने फटाफट किया, ए ने सोचा मैं टेलीग्राम कर देता हूं, हाँ ये ठीक रहेगा। ए ने फटाफट टेलीग्राम करवाया कि मैंने जो तुमको प्रपोजल दिया था उसे रिवोक कर रहा हूं, तुम उसे मत मानना। अब यहां से टेलीग्राम जा रहा है, तो टेलीग्राम और जनरल डाक सबसे तेज कौन चलेगा, टेलीग्राम चलेगा। तो टेलीग्राम जा रहा है, लेकिन पोस्ट तो पहले ही पहुंच गई थी, पोस्ट पहुंच चुकी थी, बी ने लिख लिया था यस आई एम रेडी टू परचेज, और इस एक्सेप्टेंस लेटर को लेके अपनी पॉकेट में डाल चुका था। उसने सोचा कल ऑफिस जाऊंगा ना तभी पोस्ट कर दूंगा। फिर वो अपने घर से निकला, जैसे ही घर से निकला घर में ताला लगाया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करने वाला था, गाड़ी बोले तो स्कूटर, जैसे ही वो स्टार्ट करने वाला था जाने के लिए, इतने में पोस्टमैन आ गया। भाई साहब मिस्टर बी आप ही हैं? जी हाँ मैं ही हूँ, टेलीग्राम आया है आपके लिए। अरे यार टेलीग्राम आया है, क्या बात हो गई? अब भाई साहब जल्दी जल्दी बताइए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे तो भाई साहब हम भी कोई पिकनिक नहीं मना रहे हैं, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जल्दी उठा करो ना, जल्दी जाना है तो लो यहाँ साइन कर दो। साइन कर दिया। अब फटाफट से उसने टेलीग्राम को पढ़ा। अब आजकल आपके टाइम में तो टेलीफोन्स की बात होती है, पहले टेलीग्राम आने का मतलब होता था कि कोई बुरी खबर या फिर कोई बहुत अच्छी खबर सरकार की तरफ से आया कि भाई आपकी नौकरी लग गई है, ज्वाइनिंग कर लो, या फिर आपके फलाने मर गए।
टेलीग्राम का ये बड़ा झंझट रहता था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टेलीग्राम आया, तो बी ने उस टेलीग्राम को जल्दी से खोल के पढ़ा। क्या लिखा है इसके अंदर, देखो तो सही क्या लिखा है। मैंने जो तुमको, अरे ए का टेलीग्राम है, मैंने जो तुमको प्रपोजल किया था कार बेचने का, उसे मैं रिवोक करता हूं। अब यहाँ पे कौन सा गाना आता है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, ये लो, हो गया काम खत्म। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की बात हो रही थी, वो तो लेटर बॉक्स में डाल ही नहीं पाया, उससे पहले टेलीग्राम पकड़ लिया उसने, बी ने देख लिया। तो यहां पर रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो गया। मैं फिर पूछ रहा हूं, यहां पर रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, पहले ये बताइए। रिवोकेशन, क्या बोला आपने? वेरी गुड, बिल्कुल हो गया। दिल के अरमान बिखर गए, बिल्कुल हो गया। तो अब अगर मैं ये पूछूं कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट कब होता है, तो इसका क्या जवाब दोगे? आप ही आंसर दीजिए। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट कब होता है, इसका जवाब दीजिए। सर जब जिसके जो एक्सेप्ट करने वाला था उसके एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट करने से पहले उसको ये नॉलेज हो जाए कि अगले ने रिवोक कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्टेंस लेटर के पोस्ट करने से पहले, तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है? एक्सेप्टर के द्वारा लेटर पोस्ट करने से पहले। अब दूसरा, अब ऐसा करता हूं, फटाफट जाता हूं और सबसे पहले मैं एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट कर देता हूं। उसने गाड़ी उठाई, निकल गया, उसे लेटर बॉक्स मिला, उसने लेटर लिया, लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब वो अपने घर आ गया। जैसे ही वो घर आया, पोस्टमैन आया, मिस्टर बी आप ही हैं? हाँ मैं ही हूं, टेलीग्राम आया है। क्या टेलीग्राम? दिखाओ दिखाओ। अरे ए का टेलीग्राम है, मैंने जो कार आपको बेचने के बारे में प्रपोजल भेजा था, मैं अब वो कार बेचना नहीं चाहता। पोस्टमैन ने सोचा, भाई साहब ये तो आपको कार बेचना चाहते थे, अब इन्होंने टेलीग्राम किया कि नहीं बेचना चाहते और आप हंस रहे हैं। अरे भाई, टेलीग्राम के आने में बहुत देर हो गई। मतलब ये कि अभी थोड़ी देर पहले मैं एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करके आ चुका, अब तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बात भी सही है, क्योंकि वो लेटर पोस्ट कर चुका। तो जब एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट कर देता है, तो ये माना जाता है कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पूरा हो गया। लेकिन सर अभी उसकी नॉलेज में तो आया ही नहीं, पूरी बात सुन लो। जब एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट कर देता है, पोस्ट कर देता है, तो प्रपोजर के अगेंस्ट, प्रपोजर के अगेंस्ट, प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अब प्रपोजल करने वाला उसको रिवोक नहीं कर सकता, क्योंकि वो लेटर पोस्ट करके आ चुका है। अगर आप अपने प्रपोजल को रिवोक करना चाहते थे, तो भाई साहब उसके द्वारा लेटर पोस्ट करने से पहले पहले आपका टेलीग्राम पहुंच जाना चाहिए था ना। यहाँ पर, यहाँ तक जो मैंने अभी आपको सब समझा रहा हूँ, किसी को भी कोई भी डाउट है, जरा सा भी क्वेश्चन है, तो वह पूछ सकता है।
किसी की तरफ से कोई प्रश्न नहीं किया गया, इसका तात्पर्य ये निकलता है कि आपको मेरी बात समझ आ गई। अब आइए दूसरी बात समझाता हूं। एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर हिमसेल्फ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्टर हिमसेल्फ। एक्सेप्टर हिमसेल्फ मतलब खुद के विरुद्ध, खुद के विरुद्ध। सर ये खुद के विरुद्ध का क्या मतलब है? मतलब ये कि ये जो एक्सेप्टर है ना, इसकी भी कोई कहानी हो गई। जैसे कि सुनिए। हाँ, वाह, एक ही गाड़ी और वो भी 5,000 रुपये में, मज़ा आ गया। और लेटर बॉक्स में उसने लेटर डाल दिया। चलो अब कार में घूमा करेंगे। इतने में बी का एक पुराना कोई मित्र वहां से गुजर रहा था। अरे अरे जेठा भाई, क्या हाल है? ठीक है। अरे भाई बात क्या है, ऐसे मुंह लटका के क्यों जा रहे हो यार? अरे यार बस दुखी हूं। अरे क्या बात हो गई? अरे यार कल मेरा बर्थडे था। हाँ मालूम था मुझे, और पापा ने मेरे को गिफ्ट में एक कार दी थी। अरे यार इतनी बड़ी कार, यार कमाल है, तुझे तो खुश होना चाहिए। नहीं यार मेरे को कार नहीं चाहिए थी यार, मेरे को तो बस एक साइकिल चाहिए थी। तो तू दुखी क्यों हो रहा है? यार मैं वो कार बेचना चाहता हूँ। अरे यार नहीं कि नहीं तो कार है यार, कल ही तेरे पापा ने गिफ्ट की है, अब तू उसे बेचना चाहता है। हाँ यार, कितने में देगा? अरे यार 3,000 रुपये दे दे कोई मेरे को। 3,000 बस? हाँ यार मैं तो साइकिल लूंगा यार। बी का दिमाग खराब। अब बी के पास एक ऑफर आ गया ना, ये 3,000 में बेचना चाहता हूँ तो क्या बात है यार, तू लेगा क्या? नहीं 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 लेगा। अरे नहीं मेरी बात सुन यार, तू एक काम कर, तू परसों, यार परसों तक गाड़ी मत बेचना यार, मैं परसों देखो फाइनल जवाब दूंगा, लूंगा कि नहीं लूंगा। चल ठीक है। अब बी की तो नींद खराब हो गई। अब बी क्या कर रहा है? बी हाथ डाल रहा है उसके अंदर लेटर बॉक्स में कि उसने जो एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया है उसे वो वापस निकाल ले। अब नहीं, अब लेटर बॉक्स में अगर कोई लेटर चाह चुका है तो भाई साहब अब वो गवर्नमेंट के अंडर में चला गया। अब आप उसे वापस नहीं निकाल सकते, तुम्हारे शक्ति से, तुम्हारी पावर से वो बाहर हो गया, आउट ऑफ योर पावर। अब नहीं, अब नहीं, क्योंकि वो तुमने पोस्ट कर दिया। हाँ तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, क्या? रिवोकेशन का, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। आपने जो एक्सेप्टेंस लेटर यहां पोस्ट किया है कि यस आई एम रेडी टू परचेज योर कार फॉर ₹5,000, अब तुमको एक ही कार के अंदर बुराई नजर आने लगी। क्या बोल रहे हो तुम कि एक ही कार तो खटारा है, 10 साल पुरानी है, न्यू ब्रांड आपको 3,000 में मिल रही है, तो अब आपको वो कार पुरानी लगने लगी। खैर कोई बात नहीं, मनुष्य का नेचर है, हो गया। क्या करूं यार, मेरे को 3,000 रुपये में इतनी ब्रांडेड कार लूंगा यार, मैं क्यों ले रहा हूं वो खटारा 5,000 रुपये में। मैं एक काम करता हूं, लेटर तो जा रहा है जो जाएगा, मैं फटाफट टेलीग्राम भेज देता हूं। हाँ ये ठीक रहेगा। मिस्टर ए, मैंने आपकी कार का प्रपोजल लेटर लिखा था, पर मैं आपको टेलीग्राम भेज के सूचित कर रहा हूं कि मैं आपकी कार को नहीं खरीदूंगा, और मेरे जो एक्सेप्टेंस लेटर आप तक पहुंचता है तो उसे रिजेक्ट समझना फटाफट से। अब यहां पे बात आती है कि ये लेटर पहले पहुंचेगा या टेलीग्राम, लेटर या टेलीग्राम, अब इसको देखना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब लेटर भी जा रहा है और टेलीग्राम भी आ रहा है। अब सबसे पहले इसके पास क्या पहुंचा? सपोज इसके पास पहुंच गया लेटर, पोस्टमैन, और इसने अपनी आंखों से देखा, अरे वाह बी मेरी कार को खरीदने के लिए तैयार है। बस अब बाद में टेलीग्राम आता है। टेलीग्राम अगर बाद में आया, अगले दिन आया, और लेटर पहले आ गया, एक दिन पहले ही आ गया, तो भाई साहब
लेटर की बात मानी जाएगी। माफ करना टेलीग्राम, आप थोड़ा लेट हो गए, लेटर पहले आ गया। तो यहां पर एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया एज अगेंस्ट एक्सेप्टर हिमसेल्फ। उसकी नॉलेज में आने से पहले पहले, उसकी नॉलेज में आते ही, लिखा हुआ है इसमें व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। जैसे ही प्रपोजर की नॉलेज में आ जाएगा तो ये माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कंप्लीट होगा। एक्सेप्टर हिमसेल्फ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे ही प्रपोजर के ज्ञान में आ जाती है वो लेटर, तो अब ये जो एक्सेप्टर है ये भी बंध गया। किस बात से बंध गया? अब वो उसे रिवोक नहीं कर सकता क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस लेटर प्रपोजर ने खोल करके देख लिया। सर एक क्वेश्चन है, बोलो। सर मान लीजिए एक्सेप्टेंस लेटर और टेलीग्राम दोनों एक साथ पहुंचे, तब क्या होगा? तब यहां पे लॉ कहता है जो फास्ट सर्विस होती है उसको माना जाता है। बस अब मैं आपको बताता हूं इंग्लिश लॉ क्या कहता है। इंग्लिश लॉ ये कहता है कि जैसे इंडिया में ये दो ऑप्शन डाल रखे हैं, लेकिन इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं है। इंग्लिश लॉ कहता है कि जैसे ही ये एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करेगा, दोनों पार्टीज बाउंड हो गई अपने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। तो इंग्लिश लॉ में ये दो बातें नहीं है, अलग अलग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब रिवोकेशन कैसे होता है प्रपोजल का, वो भी आपको समझ में आ गया, और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है वो भी आपको समझ में आ गया। तो अब आप पढ़ें रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है? बिफोर। जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? बिफोर। बिफोर इसके ये वाला पूरा होने से पहले पहले। और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है? बिफोर दिस। बिफोर मतलब पहले, इसके नॉलेज में आने से पहले पहले रिवोक हो सकता है, और इसकी नॉलेज में यहां लेटर बॉक्स में डालने से पहले पहले प्रपोजल रिवोक हो सकता है। और यहां पर आज आपका टॉपिक कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है। कल हम अपनी क्लास 5:30 बजे फिर स्टार्ट करेंगे, और तब हम आज जो पढ़ा है उसको छोटा सा रिकैप करेंगे, और उसके बाद हम इन पॉइंट्स पर जो लीडिंग केसेस हैं जो जुडिशियल एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन केसेस को डील करेंगे, उन केसेस के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट केस लॉस के बारे में, इन चीज़ों से रिलेट करते हुए। तो कल शाम को 5:30 बजे। थैंक यू वेरी मच।